शिकायतें दिल छू लेने वाली कहानी। अटैची हाथ में पकड़े मीरा जी ड्राइंग रूम में आई तो सुजीत और श्वेता चौंक कर खड़े हो गए। माँ, अटैची में क्या है? सुजीत ने माथे पर बल डालकर पूछा। फिक्र मत कर, इसमें तेरी बहू के जेवर नहीं, बस मेरा कुछ जरूरी सामान है। मीरा जी उखड़े लहजे में जवाब दिया। किस बात पर गुस्सा हो? अपने बेटे के इस प्रश्न का मीरा जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुजीत ने अपनी पत्नी की तरफ प्रश्न सूचक निगाहों से देखा। नहीं, मैंने मम्मी से कोई झगड़ा नहीं किया है। श्वेता ने फौरन सफाई दी, लेकिन तभी कुछ याद करके वह बेचैन नजर आने लगी। सुजीत खामोश रहकर श्वेता के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। बात कुछ खास नहीं थी। मम्मी फ्रिज से कल रात को दूध निकाल रही थी। मैंने बस ये कहा था कि सुबह कहीं धैर्य के लिए दूध कम ना पड़ जाए। कल चाय कई बार बन गई। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ कि उस छोटी सी बात का मम्मी इतना बुरा मान जाएंगी। अपनी बात खत्म करने तक श्वेता चिढ़ का शिकार बन गई। माँ, क्या श्वेता से नाराज हो? सुजीत ने मीरा जी को मनाने के लिए अपना लहजा कोमल कर लिया। मैं इस वक्त कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं हूँ। तू मुझे मोहन नगर तक रिक्शा ला दे। बस। मीरा की नाराजगी उनकी आवाज में साफ झलक रही थी। क्या आप कविता दीदी के घर जा रही हो? हाँ, बेटी के घर अटैची लेकर रहने जा रही हो? सुजीत ने बड़ी हैरानी जाहिर की। जब इकलौते बेटे के घर में विधवा माँ को मान सम्मान से जीना नसीब ना हो तो वह बेटी के घर रह सकती है। मीरा जी ने जिद्दी लहजे में दलील दी। तुम गुस्सा थूक दो माँ, मैं श्वेता को डांटूंगा। नहीं, मेरे सब्र का घड़ा अब भर चुका है। मैं किसी हाल में नहीं रुकूंगी। कुछ और बातें भी क्या तुम्हें परेशान और दुखी कर रही है? अरे, एक दो नहीं बल्कि दसियों बातें हैं। मीरा जी अचानक फट पड़ी। मैं तेरे घर की इज्जतदार बुजुर्ग सदस्य नहीं बल्कि आया और मेहरी बनकर रह गई हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहरी भी हटा दो। मुझे धैर्य की आया बनाकर आए दिन पार्टियों में चले जाओ। तुम दोनों के पास ढंग से दो बातें मुझसे करने का वक्त नहीं है। उस शाम मेरी छाती में दर्द था तो तू डॉक्टर के पास भी मुझे नहीं ले गया। माँ, तुम्हें बस एसिडिटी थी जो डाइजिन खाकर ठीक हो गई थी। अरे, अगर दिल का दौरा पड़ने पर का दर्द होता तो तेरी डाइजिन क्या करती? तुम दोनों के लिए अपना आराम, अपनी मौज मस्ती मेरे सुख दुख का ध्यान रखने से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी तुम दोनों को बेचारे धैर्य की भी फिक्र भी नहीं। अरे, बच्चे की सारी जिम्मेदारियां दादी पर डालने वाले तुम जैसे लापरवाह माता पिता शायद ही दूसरे होंगे। माला जी ने बेझिझक उन्हें खरी खोटी सुना दी। मम्मी, हम इतने बुरे नहीं हैं जितने आप बता रही हो। मुझे लगता है कि आज आप तिल का ताड़ बनाने पर आमाद हो। श्वेता ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अच्छे हो या बुरे, अब अपनी गृहस्थी तुम दोनों ही संभालो। मैं आया का इंतजाम कर लूं, फिर आप चली जाना। जब तक आया ना मिले तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। धैर्य खेलकर लौट आए तो मुझे जाते देखकर रोएगा। चल, रिक्शा करा दे मुझे। माला जी ने सूटकेस सुजीत को पकड़ाया और अजीब सी अकड़ के साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। पता नहीं माँ को अचानक क्या हो गया। ये जिद्दी इतनी है कि अब किसी की कोई बात नहीं सुनेंगी। बड़बड़ाता हुआ सुजीत अटैची उठाकर अपनी माँ के पीछे चल पड़ा। परेशान श्वेता को नई आया का इंतजाम करने के लिए अपनी पड़ोसिनों की मदद चाहिए थी। वह उनके घरों के फोन नंबर याद करते हुए फोन की तरफ बढ़ चली। करीब आधे घंटे बाद माला जी अपने दामाद के घर में बैठी हुई थी। अपनी बेटी और दामाद के पूछने पर उन्हें वही सब दुखड़े उनको सुना दिए जो कुछ देर पहले अपने बेटे बहू को सुनाए थे। आप वहाँ खुश नहीं हैं, इसका कभी एहसास नहीं हुआ मुझे। सारी बातें सुनकर दामाद ने आश्चर्य व्यक्त किया। अपने दिल के जख्म जल्दी से किसी को दिखाना मेरी आदत नहीं है दामाद जी। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तभी अटैची लेकर निकली हूँ। माला जी का गला रूंध गया। मम्मी, ये भी आपका ही घर है। आप जब तक दिल करे यहाँ रहें। पार्थ और रिया नानी का साथ पाकर बहुत खुश होंगे। दामाद जी मुस्कुराते हुए उन्हें अपने घर में रुकने का निमंत्रण दे दिया। यहाँ बेटी के घर में रुकना मुझे अच्छा। माँ, बेकार की बातें मत करो। कविता ने प्यार से माला जी को डपट दिया। बेटा बेटी में क्यों अंतर करने का समय अब नहीं रहा है।
जब तक मैं उस नालायक सुजीत की अकल ठिकाने ना लगा दूं, तब तक तुम आराम से यहाँ रहो। बेटी आराम करने के चक्कर में फंसकर ही तो मैंने अपनी ये दुर्गति करवाई है। अब आराम नहीं, मैं काम करूंगी। माला ने दृढ़ स्वर में मन की इच्छा जाहिर की। मम्मी, इस उम्र में क्या काम करोगी आप? और काम करने के झंझट में क्यों फंसना चाहती हो? दामाद जी परेशान नजर आने लगा। काम मैं वही करूंगी जो मुझे आता है। माला जी बेहद गंभीर हो उठी। जब कविता के पापा इस दुनिया से अकस्मात चले गए तब ये 8 और सुजीत 6 साल के थे। मैं ससुराल में नहीं रही क्योंकि मुझे विधवा की उस संयुक्त परिवार में नौकरानी की हैसियत थी। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए मैंने ससुराल को छोड़ा। दिन में बड़ी पापड़ बनाती और रात को कपड़े सिलती। आज फिर मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ। अपने बेटे बहू के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। कल सुबह कविता मुझे लेकर सरिता के पास चलेगी। ये सरिता कौन है? दामाद जी ने उत्सुकता दर्शाई। मेरी बहुत पुरानी सहेली है। उसने बढ़िया पापड़ बनाने का लघु उद्योग कायम कर रखा है। वह मुझे भी काम देगी। अगर रहने का इंतजाम भी उसने कर दिया तो मैं यहाँ नहीं माँ, तुम यहीं रहोगी। कविता ने उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी और आवेश भरे लहजे में बोली, जिस घर में तुम्हारे बेटा बहू ठाठ से रह रहे हैं वे घर आज भी तुम्हारे नाम है। अगर बेघर होकर किसी को धक्के खाने ही हैं तो वह तुम नहीं वे होंगे। तू इतना गुस्सा मत कर बेटी। माँ, तुमने कभी अपने दुख दर्द की तरफ पहले जरा सा इशारा किया होता तो अब तक मैंने सुजीत और श्वेता के होश ठिकाने लगा दिए होते। अब मैं काम करना शुरू करके आत्मनिर्भर हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर गर्व है माँ। माला जी के गले लगकर कविता ने अपने पति को बताया। मुझे वह समय याद है जब माँ अपना सुख चैन भुलाकर दिन रात मेहनत करती थी। हमें ढंग से पाल पोस कर काबिल बनाने की धुन हमेशा इनके सिर पर सवार होती थी। आज सुजीत बैंक ऑफिसर और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो ये माँ की मेहनत का ही फल है। लानत है सुजीत पर जो आज वह माँ की उचित देखभाल नहीं कर रहा है। मेरी ये बेटी भी कम हिम्मत वाली नहीं है दामाद जी। माला ने स्नेह से कविता के सिर को सहलाया। पापड़ बढ़िया बनाने में ये मेरा पूरा हाथ बटाती थी। पढ़ने में हमेशा अच्छी रही। मेरा बुरा वक्त ना होता तो जरूर डॉक्टर बनती मेरी गुड़िया। आप दोनों बैठकर बातें करो। मैं जरा एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने जा रहा हूँ। मम्मी, आप यहाँ रुकने में जरा सी भी हिचकिच महसूस न करें। सुजीत और श्वेता को मैं समझाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी उनके बीच से उठकर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर चले गए। उसके बदन से आ रही इत्र की खुशबू को कविता ने तो नहीं पर माला ने जरूर नोट किया। कौन सा दोस्त बीमार है दामाद जी का? माला ने अपने स्वर को सामान्य रखते हुए कविता से पूछा। मुझे पता नहीं, कविता ने लापरवाह स्वर में जवाब दिया। बेटी, पति के दोस्त की, उसके ऑफिस की गतिविधियों की जानकारी हर समझदार पत्नी को रखनी चाहिए। माँ, 2 बच्चों को संभालने में मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं बचती। अपने लिए वक्त निकालकर बन सबर कर रहा कर। कुछ समय वहाँ से बचाकर संजीव को खुश रखने के लिए लगाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। मैं जैसी हूँ उन्हें बेहद पसंद हूँ माँ। तुम मेरी फिक्र ना करो और ये बताओ कि क्या कल सुबह तुम सचमुच सरिता आंटी के पास काम मांगने जाओगी? अपनी आंखों में चिंता के भाव लाकर कविता ने विषय परिवर्तन कर दिया था। माला काम पर जाने के लिए अपने फैसले पर जमी रही। उनके इस फैसले का कविता ने स्वागत किया। रात को सुजीत और श्वेता ने माला से फोन पर बात करनी चाहिए पर वह तैयार नहीं हुई। कविता ने दोनों को खूब डांटा। श्वेता ने उसकी डांट खामोश रहकर सुनी पर सुजीत ने इतना जरूर कहा, माँ ने कभी पहले शिकायत का एक शब्द भी मुंह से निकाला होता तो मैं जरूर कार्रवाई करता। मुझे सपना तो नहीं आने वाला था कि वह घर में दुख और परेशानी के साथ रह रही है। उन्हें घर छोड़ने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। कविता ने जब इस बारे में माँ से सवाल किया तो वह नींद आने की बात कह सोने चली गई। उनके सोने का इंतजाम पार्थ और रिया के कमरे में किया गया था। उन दोनों बच्चों ने नानी से पहले एक कहानी सुनी और फिर लिपटकर सो गए।
माला को धैर्य बहुत याद आ रहा था। इस कारण वे काफी देर से सो सकी थी। अगले दिन बच्चों को स्कूल और दामाद जी को ऑफिस भेजने के बाद कविता माँ के साथ सरिता से मिलने जाने के लिए घर से निकली थी। सरिता का कुटीर उद्योग बड़ा बढ़िया चल रहा था। घर की पहली मंजिल पर बने बड़े हॉल में 15-20 औरतें बढ़िया पापड़ बनाने के काम में व्यस्त थी। वे माला के साथ बड़े प्यार से मिली। पहले उन्होंने पुराने वक्त की यादें ताजा की। चाय नाश्ते के बाद माला ने उन्हें अपने आने का मकसद बताया तो वह पहले तो चौंकी और फिर गहरी सांस छोड़कर मुस्कुराने लगी। अगर दिल करे तो अपनी परेशानियों की चर्चा करके अपना मन जरूर हल्का कर लेना। माला, कभी तुम मेरा सहारा बनी थी और आज फिर तुम्हारा साथ पाकर मैं खुश हूँ। मेरा दाया हाथ बनकर तुम चाहो तो आज से ही काम की देखभाल में हाथ बटाओ। अपनी सहेली की ये बात सुनकर माला की पलकें नम हो उठी थी। माला और कविता ने वर्षों बाद पापड़ वड़ियों बनाने का काम किया। उन दोनों की कुशलता जल्दी ही लौट आई। बहुत मजा आ रहा था दोनों को काम करने में। कब लंच का समय हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। कविता घर लौट गई क्योंकि बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो रहा था। माला को सरिता ने अपने साथ खाना खिलाया। माला शाम को घर लौटी तो बहुत प्रसन्न थी। दामाद जी को उन्होंने अपने उस दिन के अनुभव बड़े जोश के साथ सुनाए। रात को 8 बजे के करीब सुजीत और श्वेता धैर्य को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। उनको देखकर कविता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बड़ी कठिनाइयों से दामाद जी और माला उसके गुस्से को शांत कर पाए। चुप होते होते भी कविता ने अपने भाई व भाभी को खूब खरी खोटी सुना दी थी। माँ, अब घर चलो। इस उम्र में और हमारे होते हुए तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया की नजरों में हमें शर्मिंदा कराकर तुम्हें क्या मिलेगा? सुजीत ने आहत स्वर में प्रश्न किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना सुनना चाहती हूँ। तुम लोग चाय पियो, तब तक मैं धैर्य से बातें कर लूँ। माला ने अपने 5 वर्षीय पोते को गोद में उठाया और डाइनिंग रूम से उठकर बच्चों वाले कमरे में चली आई। उस रात सुजीत और श्वेता माला को साथ वापस ले जाने में असफल रहे। लौटते समय दोनों का मूड बहुत खराब हो रहा था। मम्मी अभी गुस्से में है, कुछ दिनों के बाद उन्हें समझा बुझाकर हम भेज देंगे। दामाद जी ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्हें पापड़ बढ़िया बनाने के काम पर जाने से भी रोको। जीजाजी, सुजीत ने प्रार्थना की। जो भी इस बात को सुनेगा हम पर हंसेगा। सुजीत, मेहनत व ईमानदारी से किए जाने वाले काम पर मूर्ख लोग ही हंसते हैं। माँ ने यही काम करके हमें पाला था। कभी जाकर देखना कि सरिता आंटी के यहाँ काम करने वाली औरतों के चेहरों पर स्वाभिमान और खुशी की कैसी चमक मौजूद रहती है। थोड़े से समय के लिए मैं भी वहाँ रोज जाया करूँगी माँ के साथ। अपना फैसला बताते हुए कविता बिल्कुल भी नहीं झिझकी थी। बाद में दामाद जी ने उसे काम पर न जाने के लिए कुछ देर तक समझाया भी, पर कविता ने अपना फैसला नहीं बदला। मेरी बेटी कुछ मामलों में मेरी तरह से ही जिद्दी और धुनकी पक्की है दामाद जी। ये किसी पर अन्याय होते भी नहीं देख सकती। तुम नाराज मत हो और कुछ दिनों के लिए इसे अपनी इच्छा पूरी कर लेने दो। घर के काम का हर्जा इसका हाथ बटाकर मैं नहीं होने दूंगी। तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है? माला ने अचानक विषय परिवर्तन कर दिया। मेरे दोस्त की तबीयत को क्या हुआ है? दामाद जी चौंके। अरे, कल तुम अपने एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने गए थे ना? हाँ, वह अब ठीक है, बेहतर है। अचानक बेचैन नजर आ रहे दामाद जी ने अखबार उठाकर उसे आंखों के सामने यूं किया मानो माला की नजरों से अपने चेहरे के भावों को छिपा रहे हो। माला ने कविता की तरफ देखा, पर उसका ध्यान उन दोनों की तरफ ना होकर रिया की चोटी खोलने की तरफ लगा हुआ था। माला के साथ कविता भी रोज पापड़ बढ़िया बनाने के काम पर जाती। माँ शाम को लौटती पर बेटी 12 बजे तक लौट आती। दोनों इस दिनचर्या से बेहद खुश थी। धैर्य को याद कर कि माला कभी कभी उदास हो जाती थी, नहीं तो बेटी के घर उनका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। माला को वापस ले जाने में सुजीत और श्वेता पूरे 2 हफ्ते के बाद सफल हुए। आया की देखभाल धैर्य के लिए अच्छी नहीं है मम्मी। वह चिड़चिड़ा और कमजोर होता जा रहा है। सारा घर आपकी गैर मौजूदगी में बिखर सा गया है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अपनी सारी गलतियाँ सुधारने का वादा करती हूँ। बस
अब आप घर चलिए प्लीज। हाथ जोड़कर यूं विनती कर रही बहू को माला ने अपनी छाती से लगाया और घर लौटने को राजी हो गई। कविता ने पहले ही ये सुनिश्चित करवा लिया कि घर में झाड़ू पोछा करने व बर्तन मांजने वाली बाई आती रहेगी। वह तो आया को भी आगे के लिए रखवाना चाहती थी, पर इसके लिए माला ही तैयार नहीं हुई। मैं जानती थी कि आज मुझे लौटना पड़ेगा, इसलिए मैं शीला से 15 दिन की अपनी पगार ले आई थी। अब हम सब पहले बाजार चलेंगे, तुम सबको अपने पैसों से मैं दावत दूंगी और उपहार भी। माला की इस घोषणा को सुनकर बच्चों ने तालियां बजाई और खुशी से मुस्कुरा उठे। माला ने हर एक को उसकी मनपसंद चीज बाजार में खिलवाई। दामाद जी और सुजीत को कमीज मिली। कविता और श्वेता ने अपनी पसंद की साड़ियां पाई। रिया ने ड्रेस खरीदी। पार्थ को बेट मिला और धैर्य को बैटरी से चलने वाली कार। वापस लौटने से पहले माला ने अकेले दामाद जी को साथ लिया और उस आलीशान दुकान में घुस गई जहां औरतों की हर प्रसाधन सामग्री बिकती थी। क्या आप यहाँ अपने लिए कुछ खरीदने आई हैं मम्मी? दामाद जी ने उत्सुकता जताई। नहीं, यहाँ से मैं कुछ बरखा के लिए खरीदना चाहती हूँ, माला ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। बरखा कौन? एकाएक ही दामाद जी के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारी दोस्त जो मेरी सहेली उर्मिला के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती है, वही बरखा जिससे मिलने तुम अक्सर उस फ्लैट पर जाते हो, जिसके साथ तुमने गलत तरह का रिश्ता जोड़ रखा है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। दामाद जी प्लीज झूठ बोलने की कोशिश मत करो और मेरी ये चेतावनी ध्यान से सुनो। माला ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त स्वर में बोलना शुरू किया। कविता तुम्हारे प्रति, घर व बच्चों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। पिछले दिनों में तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि वह अन्याय के सामने चुप नहीं रह सकती। मेरी बेटी मान सम्मान से जीने को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। उसे बरखा की भनक भी लग गई तो तुम्हें छोड़ देगी। मेरी बेटी सूखी रोटी खा लेगी, पर जिएगी इज्जत से। जैसे मैंने बनाया वैसे ही वह भी पापड़ बढ़िया बनाकर अपने बच्चों को काबिल बना लेगी। आज के बाद तुम कभी बरखा के फ्लैट पर गए तो मैं खुद तुम्हारा कच्चा चिट्टा कविता के सामने खोलूंगी। तुम्हें मुझे अभी वचन देना होगा कि तुम उससे संबंध हमेशा के लिए समाप्त कर लोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपनी पत्नी व बच्चों से दूर होने को तैयार हो जाओ। अपनी गृहस्थी उजाड़ कर फिर खूब मजे से बरखा के साथ मौज मस्ती करना। दामाद जी ने कांपती आवाज में अपना फैसला सुनाने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। मम्मी, आप कविता से कुछ मत कहना, वह खुददार औरत मुझे कभी माफ नहीं करेगी। गुड, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आओ बाहर चलें। माला एक तीर से दो शिकार करके बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने घर छोड़कर सुजीत व श्वेता को अपना महत्व व उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया था। साथ ही कविता के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं से दामाद जी को भी परिचित कराकर उसे सही राह पर लाई थी। उनका मिशन पूरी तरह सफल रहा था। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।